गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं अपना बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस। तो अपने बीएससी थर्ड ईयर में जैसे आपके बीएससी सेकेंड ईयर में 3 पेपर हुआ करते थे, वैसे ही अपने यहाँ पर भी 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर है अपना, अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी, तो अपन को पता चल जाएगी कौन कौन से पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है अपना स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोर्डेट टाइप्स। अपने सेकेंड ईयर में था इनवर्टिब्रेट टाइप्स, यानी कि अपन ने स्मॉल एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे अपन कोर्डेट एनिमल्स के बारे में यानी वर्टिब्रेट एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। हिंदी में अपन इसको बोलेंगे कशेरुकियों की संरचना एवं कार्य। सेकेंड पेपर है अपना इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जिसे अपन कहेंगे इकोलॉजी मीन्स पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मीन्स पर्यावरण जैविकी और इवोल्यूशन मीन्स उद्विकास। ये जो इवोल्यूशन है जिसे अपन बोलते हैं उद्विकास, ये पिछले ही बार आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। ये पहले आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। इस टॉपिक में अपन जीवों का उद्विकास कैसे हुआ, कैसे जीव उत्पन्न हुए, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो ये है आपका सेकेंड पेपर। इसे अपन हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिकी, पर्यावरण जैविकी एवं उद्विकास। ऐसे ही अपना थर्ड पेपर है एप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। एप्लाइड जूलॉजी मीन्स अनुप्रयुक्त प्राणी विज्ञान, यानी कि अपन को इसके अंतर्गत कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में स्टडी करनी है जो अपने दैनिक दिनचर्या में रोजाना काम में आते हैं। उनके प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों से अपन को पता है कि अपन को शहद प्राप्त होता है, हनी जिसे अपन बोलते हैं। ऐसे ही रेशम कीट है, उससे अपन को रेशम प्राप्त होता है जिससे अपन कपड़े बनाते हैं। तो अपन एप्लाइड जूलॉजी में इनकी स्टडी करेंगे। ऐसे ही है इथोलॉजी। इथोलॉजी में अपन व्यवहारिकी यानी एनिमल्स का बिहेवियर। अब यहाँ पे ह्यूमंस का बिहेवियर तो मोस्टली स्टडी नहीं की जाएगी, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनकी स्टडी मोस्टली की जाएगी। जैसे आपने नाम सुना होगा बतखों का, कुछ एक साइंटिस्ट है लॉरेंज नाम के, उन्होंने स्टडी की थी। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि स्टार्टिंग से ही उन बतख के बच्चों को वो अपने साथ रखते थे, तो बड़े होकर भी अपने माता पिता के रूप में वो उन साइंटिस्ट को ही पहचानने लगे थे। तो टोटली अपन को इसमें व्यवहारिकी का अध्ययन करना है। ऐसे ही है आपके बायोस्टैटिक्स। इसी पार्ट में बायोस्टैटिक्स मीन्स जैव सांख्यिकी। जैसे आपने पहले नाम सुना होगा मीन, मोड, मीडियन, समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। इनकी अपन को जैसे मैथमेटिक्स में अपन कैलकुलेशन करते हैं डाटा की, वैसे ही इसमें अपन को कैलकुलेशंस करनी है और संबंधित दिए गए डाटा का, जो चाहे वो ऑब्जर्व किया हुआ हो, चाहे अपना एग्जाम्पल अपन को एग्ज़ाम में दे, उसकी अपन को कैलकुलेशन करनी है और एक रिजल्ट निकालना है कैलकुलेशन करके। तो ये है अपने मोस्टली 3 पेपर, जैसे कि आपके सेकेंड ईयर में हुआ करते थे। तो ये 3 पेपर चलेंगे अपने बीएससी फाइनल ईयर में, ठीक है। तो अपन आज जो फर्स्ट पेपर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना थर्ड पेपर एप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। यहाँ तक क्लियर है सबके? तो ये 3 पेपर जो है अपने, इनके नाम आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है या कोई एग्जामिनर आता है, मौखिक क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लो कि आपका वाइवा चल रहा है प्रैक्टिकल के टाइम, तो उस टाइम भी मोस्टली पेपर के नाम ही पूछता है। तो अपन को सबसे पहले तो यही रहे कि अपन पेपर के नाम अच्छे से याद करें। तो अपन जो आज पेपर ले रहे हैं आपका पेपर थर्ड, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना एप्लाइड जूलॉजी का। एप्लाइड जूलॉजी में मैंने बताया कि अपन जो जिन ऐसे इंसेक्ट्स जिनसे अपन को कुछ मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं,
मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है, ऐसे ही रेशम कीटों से रेशम प्राप्त होता है। तो सबसे पहला जो मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं यहाँ पे वो है रेशम कीट पालन, जिसे अपन बोलेंगे सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पहला ही ये टॉपिक है रेशम कीट पालन, जिसे अपन बोलते हैं सेरीकल्चर। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की कि रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते किसे हैं। तो इसके डेफिनेशन में ही इसकी ये जो अपन ने हेडिंग डाली है इसमें ही इसकी डेफिनेशन भी छुपी हुई है। जैसे मैं कहूँ कि रेशम कीट यानी ऐसे कीट जो रेशम का प्रोडक्शन करें, तो मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी? व्यापारिक दृष्टि से सिल्क, रेशम को क्या बोलते हैं? सिल्क। जैसे सिल्क के मार्केट में बने हुए बहुत सारे कपड़े आते हैं, अच्छे अच्छे मुलायम मुलायम। तो डेफिनेशन क्या बोलूँगा मैं इसकी? व्यापारिक दृष्टि से रेशम या सिल्क प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। व्यापारिक दृष्टि से सिल्क प्राप्त करने के लिए या रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन ही रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। ये जो रेशम कीट है यह शलभ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोथ। शलभ यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन मोथ स्पीसीज का इंसेक्ट होता है। ये जो शलभ या मोथ स्पीसीज का जो रेशम कीट है ये अपनी लार्वा अवस्था में, कौन सी अवस्था में? लार्वा अवस्था में अपनी लार ग्रंथियों से स्लाइवरी ग्लैंड्स जिन्हें बोलते हैं अपन, स्लाइवरी ग्लैंड्स। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। रेशम कीट अपनी लार्वा अवस्था में अपनी स्लाइवरी ग्लैंड से या लार ग्रंथियों से एक लिक्विड सबस्ट्रेट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? लिक्विड सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट हवा के संपर्क में आने से सूख कर लंबा, लचीला, चमकीला एवं धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में? धागे के रूप में। उस धागे को अपन क्या कहेंगे? सिल्क या रेशम। क्लियर है? ये तो अपनी एक नॉर्मल आउटलाइन हो गई कि रेशम कीट जो है या जो सेरीकल्चर है उसकी डेफिनेशन क्या है, ये कौन से इंसेक्ट्स की हेल्प से की जाती है और ये इंसेक्ट किस स्पीसीज का है, और ये इंसेक्ट अपनी लार्वा अवस्थाओं में स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा रिलीज करता है जो हवा के संपर्क में आने से लंबी, लचीली और फ्लेक्सिबल धागे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे धागे को ही अपन क्या कहेंगे? सिल्क या रेशम। यहां तक क्लियर है सबका? ये तो एक अपनी नॉर्मल आउटलाइन थी। आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक में इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, क्योंकि अपन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कशेरुक प्राणियों की,
तो जैसे अपन ने सेकेंड ईयर में भी देखा था कि जो भी रिलेटेड एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो नंबर हैं अपने एग्ज़ाम में जो नंबर आते हैं, अगर अपन उस एग्ज़ाम में ये क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो ये नंबर काफ़ी अच्छे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस रेशम कीट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वही अपना सबसे पहले फाइलम, अच्छा रेशम कीट है यानी कि इंसेक्ट है। इंसेक्ट्स किस फाइलम में आते हैं? ऑर्थोपोडा। क्लास है इंसेक्टा। बोल रहे ना बार बार कीट कीट, तो कीट मीन्स इंसेक्ट। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। फाइलम हो गया ऑर्थोपोडा, क्लास हो गई इंसेक्टा, ऑर्डर हो गया लेपिडोप्टेरा। ऐसे ही फैमिली, फैमिली क्या होगी इसकी? बॉम्बिसिडी। बॉम्बिसिडी। और क्या रह गया? जीनस। जीनस है इसका बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स जीनस क्या है? बॉम्बिक्स। और स्पीसीज है मोराई। स्पीसीज है मोराई। वापस रिपीट कर लेते हैं। फाइलम है ऑर्थोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, फैमिली है बॉम्बिसिडी, जीनस है बॉम्बिक्स और स्पीसीज है मोराई। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसी में एक चीज़ अपन ध्यान दें, जैसे साइंटिफिक नेम कई बार पूछ लेते हैं, जैसे रेशम कीट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो अपन साइंटिफिक नेम कैसे बनाते हैं? जीनस और स्पीसीज का। तो जीनस क्या है? बॉम्बिक्स और स्पीसीज क्या है? मोराई। तो इसका रेशम कीट का या सिल्क वर्म, अपन इसको कीट को वर्म भी बोल सकते हैं, सिल्क वर्म। तो क्या नाम हो गया इसका? बॉम्बिक्स मोराई। क्या हो गया? बॉम्बिक्स मोराई। ये बॉम्बिक्स मोराई जो एक रेशम कीट की स्पीसीज है, इसी स्पीसीज को मोस्टली सेरीकल्चर के लिए पाला जाता है, या अपन कह सकते हैं कि ये सेरीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट स्पीसीज है जिससे अपन अच्छा रेशम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इसका क्लासिफिकेशन, रेशम कीट का क्लासिफिकेशन। इससे अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। अब बात करते हैं अपन, चलो अपन ने नॉर्मल बात तो कर ली, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसा ये इंसेक्ट होता है, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब डीपली अपन स्टडी करेंगे कि रेशम कीट होता कैसा है। जो रेशम कीट है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, या अपन बोल सकते हैं 2 से 3 भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है। ये तो मैंने आपको एक ही स्पीसीज बताई है, बॉम्बिक्स मोराई। इसके अलावा भी बहुत सी स्पीसीज होती है इसकी, जिनको भी पाला जा सकता है सेरीकल्चर के लिए। इसके अलावा जैसे एक आउटलाइन डायग्राम बना देता हूं मैं, कैसा होता है इसका इंसेक्ट। ये इसका एक आउटलाइन डायग्राम है। इसमें ये एंटीना है इसके, ये विंग्स हैं,
ये इसका एब्डोमेन या उदर वाला पार्ट है, पेट वाला पार्ट पीछे वाला, ठीक है। ये जो रेशम इंसेक्ट है इसमें एक अनुकूलित या अडेप्टिव ट्रंक होती है जिसे अपन बोलते हैं सूंड, इस माउथ वाले पार्ट में, या अपन बोलते हैं मुखांग वाले पार्ट में, ठीक है। ये जो सूंड है, ये ट्रंक है, ये भोजन को या फूड को चूसने का काम करती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस ट्रंक या सूंड की हेल्प से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। इस सूंड के अलावा दो जोड़ी विंग्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो जोड़ी विंग्स या पंख होते हैं। इसके अलावा 3 जोड़ी या 3 पेयर्ड लेग्स होते हैं, चलने के लिए टांगे होती है। तो ये मोस्टली एक आउटलाइन हो गई कि रेशम जो कीट है वो कैसा होता है। अच्छा, इसका कलर की बात करें अपन कि सर ये कलर में कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखता है, वाइट दिखता है, तो इस रेशम कीट का जो कलर है इस इंसेक्ट का वो है वाइट कलर या डर्टी वाइट कलर, या तो सफ़ेद रंग का होगा या गंदे सफ़ेद रंग का होगा, यानी कि धुंधला सा सफ़ेद होगा। तो ये इसका कलर हो गया। अब आगे अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने रेशम कीट के बारे में बात कर ली। अब आगे इसकी डीपली और स्टडी करते हैं अपन। तो जो रेशम जो कीट है, इंसेक्ट है, अपन बोलते हैं सिल्क वर्म या सिल्क मोथ, जो से स्पीसीज की बात करी थी अपन ने। अपन बात करें आगे इसमें फर्टिलाइजेशन की, तो जो रेशम इंसेक्ट है इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इनर फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा? आंतरिक निषेचन, अंतः निषेचन या इनर फर्टिलाइजेशन, जिसके तुरंत बाद जो रेशम कीट की जो फीमेल है वो लगभग 1 से 24 घंटे के बाद एग्स या अंडे देना समाप्त कर देती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद इस टाइम पीरियड में जो फीमेल सिल्क की इंसेक्ट है वो 1 से लेके 24 घंटे की अवधि में एग्स देना समाप्त कर देगी, यानी एग्स देकर फ्री हो जाएगी। इन एग्स की संख्या लगभग 400 से 500 तक हो सकती है। सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य यहाँ पे वो है कि जो ये रेशम इंसेक्ट की जो फीमेल है ये अपने एग्स कौन सी लीव्स पर देगी या पत्तियों पर देगी। मोस्टली इसका जो प्लांट, जैसे अपन को कोई फूड अच्छा लगता है, जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। साइड में जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, एक तरफ रखी हुई है पूड़ी और एक तरफ रखी हुई है सब्जी, एक तरफ रखे हुए हैं गुलाब जामुन और रसगुल्ले, तो सबसे पहले अपन क्या खाएंगे? गुलाब जामुन रसगुल्ले खाएंगे क्योंकि अच्छे लगते हैं अपन को। वैसे ही इस रेशम के इंसेक्ट को जो फूड अच्छा लगता है खाने के लिए, जिसको ये खाता है, जिसका ये फूड है, ये वो है सहतूत पादप की पत्तियां, सहतूत पादप की पत्तियां। अच्छा, सहतूत जो पादप है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट। इस मलबरी प्लांट्स की लीव्स पर ही रेशम इंसेक्ट अपने एग्स देता है, और इनकी जो ये लीव्स हैं उनकी भी अपर सरफेस पर, जैसे कोई आउटलाइन में एक लीफ बनाओ, जैसे कोई लीफ है, इसकी ये जो अपर सरफेस है इस पर ही इंसेक्ट दिए जाएंगे, ये एग्स दिए जाएंगे। जैसे ये एग्स इस लीफ पर इस इंसेक्ट ने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो ये जो एग्स दिए हैं रेशम इंसेक्ट ने, ये ग्रुप में होंगे, यानी ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये ग्रुप में दिए जाएंगे। और ये जो एग्स हैं रेशम कीट के, ये एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। काहे से चिपके हुए रहेंगे? जिलेटिन
नामक सबस्ट्रेट से। जैसे ये एग्स हैं, ये किससे चिपके हुए रहेंगे? जिलेटिन से। जिलेटिन नामक सबस्ट्रेट से चिपके हुए रहेंगे। ये जिलेटिन इन एग्स को ग्रुप में बांधे हुए रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहां तक क्लियर है? रेशम कीट की जो फीमेल है वो इनर फर्टिलाइजेशन की तुरंत बाद इस टाइम पीरियड में मलबरी प्लांट्स की लीव्स पर लगभग 400 से 500 एग्स मलबरी प्लांट्स की लीव्स की अपर सरफेस पर एक ग्रुप के रूप में देती है। ये एग्स जिलेटिन नामक पदार्थ से या सबस्ट्रेट से आपस में चिपके हुए होते हैं। इन एग्स का आकार गोल होता है या राउंड होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे अपन बात करें कि आगे इन एग्स का क्या होता है। यहां तक तो क्लियर हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, इन्हें फर्टिलाइजेशन हो गया, 400 से 500 एग दिए, वो भी किस पे दिए? मलबरी प्लांट्स की लीव्स पर, अपर सरफेस पर, लोअर पे नहीं देती है। ठीक है, अपर सरफेस पर। अपर सरफेस पर क्यों दिए? क्योंकि ये जो रेशम कीट है ये ओनली सहतूत की पत्तियों का ही भक्षण करता है, यानी ये इसका फूड है। तो जहाँ पे ये खाना खाएगा वहीं पर तो अपने एग्स देगा। ठीक है, अब अपन को यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसने इस प्लांट की लीफ पर, अपर सरफेस पर एग दिए। आगे क्या होगा? लगभग 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद इन एग्स में स्फोटन होगा। आपने पहले भी सेकेंड ईयर में देखा होगा, अपन ने स्फोटन की बात करी थी। इसे अपन बोलते हैं हैचिंग या स्फोटन। स्फोटन मतलब फूटना। तो ये एग्स है, एग्स तो रहेंगे नहीं पूरे टाइम पीरियड, इनका स्फोटन होगा और इनसे क्या निकलेंगे? लार्वा। तो मैंने कहा कि लगभग 10 एग देने के बाद, लगभग 10 दिन के बाद इन एग्स का स्फोटन होगा, हैचिंग होगी, जिससे क्या निकलेंगे? लार्वा। उन लार्वा को अपन क्या बोलेंगे? कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके मेन एग्जामिनेशन में कि जो रेशम का कीट है या जो सिल्क वर्म है उसके लार्वा का नाम बताइए। तो इसका लार्वा का नाम क्या होगा? कैटरपिलर लार्वा। ये कैटरपिलर जो लार्वा है ये अभी कहाँ पे अवेलेबल है? प्लांट्स की लीफ पर, सहतूत के पादप की जो पत्तियां हैं उसकी जो अपर सरफेस है उस पर उपस्थित है। तो यहाँ पर ये जैसे ही एग से स्फोटन के द्वारा बाहर निकलेगा, ये पत्तियों का भक्षण करना प्रारंभ कर देगा, यानी कि अपना भोजन करना प्रारंभ कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? अब ये कितने टाइम तक इस प्लांट पर रहेगा, पत्तियों को खाते रहेगा, इसका भी एक निश्चित टाइम है, वो है लगभग 15 दिन का। 15 दिन तक की इसकी लाइफ होती है कैटरपिलर लार्वा की। इस अवधि में ये अपना फूड ग्रहण करेगा। 15 दिन के बाद ये अपना फूड ग्रहण करना बिल्कुल बंद कर देगा, यानी कि ये 15 दिन की अवधि जो है वो कैटरपिलर लार्वा का जीवन काल हो गया। अच्छा, एक टॉपिक छोटा सा अपना बीच में रह गया है, वो है कि जो ये एग्स हैं उनसे कैटरपिलर लार्वा निकला। ये जो कैटरपिलर लार्वा है ये ओनली मलबरी प्लांट्स की लीव्स को ही क्यों खाता है? तो इसका रीजन है क्योंकि इसके स्पीसीज के अकॉर्डिंग बात करें अपन तो ज़रूरी नहीं है कि मलबरी प्लांट्स वाले ही ये जो रेशम कीट है वो अपन को मिले। वो कौन से थे? बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई मोस्टली मलबरी प्लांट्स की लीव्स को ही पसंद करता है, लेकिन इसके अलावा जो अदर स्पीसीज है वो अदर प्लांट्स को भी पसंद करती है। जैसे अपन बात करें बेर की, बोर खाते हैं ना अपन, उसके प्लांट्स पर भी अपन इनको आसानी से पाल सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ अलग होती है। यहाँ तक क्लियर है?
आगे अपन बात करें, 15 दिन का जीवन जैसे ही कैटरपिलर लार्वा ने जिया, उसके तुरंत बाद ये एक अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा जिसको बोलेंगे अपन कोकून। क्या बोलेंगे? कोकून। एक चीज, कैटरपिलर लार्वा जब अपना जीवन जी रहा होता है, ये 15 दिन वाला, इसी टाइम इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां विकसित हो रही होती है। तो जैसे ही ये अपना ये फूड ग्रहण करना बंद कर देता है, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है और उनसे स्लाइवा रिलीज होने लगता है ऑटोमेटिक। खाना बंद कर दिया इसने, अब क्या रिलीज कर रहा है? स्लाइवा रिलीज कर रहा है। अपन ने पहले ही बात कर ली कि स्लाइवा रिलीज करेगा, वो हवा के संपर्क में आएगी। हवा के संपर्क में आते ही वो जो स्लाइवा है इसकी, वो लंबी होगी, सूखेगी, चमकीली होगी और किस में परिवर्तित हो जाएगी? सिल्क के धागे में या फाइबर में। तो ये जो कैटरपिलर लार्वा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आपके लिए एक डायग्राम बना दूं। जैसे मान लो कि इसका ये लार्वा है, ऐसे अपन ने बहुत सारे सहतूत के पेड़ पे देखे होंगे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो रेंगते रहते हैं। इसने फूड ग्रहण किया 15 दिन तक। इसके बाद इसकी स्लाइवरी ग्लैंड से, ये माउथ वाला पार्ट है इसका, यहाँ से इसने जैसे फूड करना बंद किया, इसकी जो साइज है वो छोटी होती जाएगी और ये लगभग हो जाएगा इतना सा। इसकी स्लाइवरी ग्लैंड से, माउथ वाले पार्ट में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियाँ, इससे ये स्लाइवा रिलीज करेगा। तो जो स्लाइवा है वो हवा के संपर्क में आकर सूख कर एक धागे में परिवर्तित हो जाएगी और गोल गोल राउंड राउंड इसकी चारों तरफ लिपटती जाएगी। अब आप पूछोगे कि सर ये राउंड राउंड क्यों लिपटी? हवा में ये बाहर भी तो ऐसे भी तो जा सकती है, प्लांट पर भी तो चिपक सकती है। इसका रीजन है क्योंकि इस टाइम ये जो इंसेक्ट है, रेशम कीट जो है, इस टाइम अपने ये हेड को गोल गोल घुमाता है। जैसे अपन घुमाते हैं ना, कई बार मजाक मजाक में गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, बड़ा मजा आता है। वैसे ही ये भी अपने हेड वाले पार्ट को राउंड राउंड घुमाता है और उसी टाइम स्लाइवा भी रिलीज करता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लाइवा है वो हवा के संपर्क में आकर सूख कर धागे के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसके राउंड राउंड माउथ के घुमाने के कारण ये इसके चारों तरफ ही लिपटती जाती है। तो कैटरपिलर से, या कैटरपिलर जो लार्वा अवस्था है, अब किस में परिवर्तित हो गई? कोकून में। इसको क्या बोलेंगे? कोकून। ये कोकून, अच्छा इसके अंदर अभी जीव भी है, ये लार्वा अवस्था भी थी ना अभी, ये भी है। बाहर की तरफ इसका एक सिल्क का, एक फाइबर का आवरण बन गया बहुत मोटा। इस कोकून को अपन बोल सकते हैं प्यूपा। क्या बोल सकते हैं? प्यूपा। क्योंकि अभी तक इसके अंदर जीव है। वो जीव क्या है? रेशम का कीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कैटरपिलर लार्वा, इसकी लाइफ जो अवधि है जीने की वो 15 दिन की। इसके तुरंत बाद ये भोजन करना बंद कर देगा, लार्वा रिलीज करेगा अपने माउथ वाले पार्ट से, स्लाइवरी ग्लैंड से, और उसी टाइम अपना माउथ को या हेड को गोल गोल राउंड राउंड घुमाएगा और ये जो स्लाइवा है इसके चारों तरफ लिपटती जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोकून में। ठीक है, ये कोकून अवस्था इसकी क्या कहलाएगी? प्यूपा। यहां तक क्लियर है? अच्छा एक बात, एक कैटरपिलर लार्वा लगभग 3 से 4 दिन की अवधि में, लगभग 3 से 4 दिन की अवधि में 1000 से 1500 मीटर धागा लपेट लेता है अपने चारों तरफ। 3 से 4 दिन की अवधि में 1000 से 1500 मीटर धागा लपेट लेता है। ये तो अपनी आउटलाइन बात हो गई कि रेशम जो कीट है उसका जीवन काल कैसा होता है। कैटरपिलर अवस्था आई, उसके बाद इसने खाना खाना बंद किया, कोकून और प्यूपा में चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अपना जो मेन उद्देश्य है कि रेशम कीट है इसका पालन क्यों किया,
कोई ऐसे तो है नहीं कि अपन को बहुत मज़ा आ रहा था या अपन को घर पे इसको पालना था, अपन को कुछ चाहिए इससे तभी तो इसको पाला है अपन ने। क्यों पाला है? सिल्क के लिए, रेशम के लिए, क्योंकि रेशम एक ऐसा फाइबर है जिससे अपन कपड़े बनाते हैं, पहनते हैं और बहुत सारे उसके यूजेस भी हैं। इसीलिए अपन को मान लो कि इसकी इंडस्ट्री लगानी है, बड़े लेवल पे इसका व्यापार करना है, तो अपन को आगे इसकी सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए। वो प्रोसेस क्या है? ये तो अपने नॉर्मल आउटलाइन दी इसकी लाइफ साइकिल की। आगे इसकी अगर अपन को इंडस्ट्री लगानी है, इसका बड़े पैमाने पर अपन को प्रोडक्शन करना है, तो अपन को सबसे पहले ये जो कोकून है या जो प्यूपा अवस्था है, इससे अपन को रेशम, क्योंकि यहाँ पे इसने रेशम लपेट लिया है चारों तरफ, इसको कैसे अपन आगे निकालें, ठीक है, उसको कैसे आगे एक, जैसे अपन अपने पतंगबाजी होती है तो उसमें पतंग उड़ाने के लिए चरखी आती है, उस पर रील लपेटी हुई होती है, वैसे ही इस सिल्क को जो अभी यहाँ पे लिपटा हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए अपन को इसको इससे उधेड़ना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। उसकी प्रोसेस के लिए अपन को इसकी आगे सारी विधि पता होनी चाहिए, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।